हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222 पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ा था, भाग 2 पढ़ा था। आज हम भाग पढ़ेंगे भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है, जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। लेकिन इससे पहले हम भाग 1 के बारे में ओनली 1-2 मिनट लेते हैं, चर्चा करते हैं, पिछला रिवीजन करते हैं। भाग 1 में किसके बारे में दिया गया है? भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल्स 1 से 4 तक आता है। आर्टिकल्स 1 यानी कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भाग 1 में आता है। क्या वर्णन उसमें दोस्तों? भाग 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 में क्वेश्चन बहुत बनता है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 भाग 1। सेकंड आर्टिकल में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण या विदेशी राज्यों का भारत में विलय, जैसे कि सिक्किम का हुआ था। पिछली वीडियो आप देखेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो नए राज्यों का निर्माण या स्थापना, विदेशी राज्यों का विलय आर्टिकल 2 में कहा गया है। नेक्स्ट तीसरे आर्टिकल्स में क्या कहा गया है? तीसरे आर्टिकल में क्या दिया गया है? तीसरे आर्टिकल में दिया गया है जो नए राज्यों का निर्माण हुआ है, विदेशी राज्यों का विलय हुआ है भारत में, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 के अनुसार। नेक्स्ट 4th आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 आर्टिकल जो 2 एवं 3 में जो विधियाँ हैं वो आर्टिकल 4 में दी गई हैं। तो भाग 1 समाप्त होता है। भाग 2 नागरिकता, भारतीय नागरिकता के बारे में वर्णन है भाग 2 में, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक लिखा हुआ है। यानी कि आर्टिकल 5 से 11 तक भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय नागरिकता के बारे में, आपके भारतीय नागरिकता के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इतना ही बस। नेक्स्ट भाग आपका आता है 3। भाग 3 के अंतर्गत हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब आपको मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ में आना चाहिए। व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार क्या है, यानी कि हमारे मूल अधिकार क्या है। दोस्तों, मौलिक अधिकार की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा उपहार के रूप में दिए गए वे अधिकार हैं जिसे ना तो पब्लिक छीन सकती और ना ही सरकार छीन सकती। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी कि एक उपहार के रूप में अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार हैं जिसे ना तो पब्लिक छीन सकती और ना ही सरकार। मौलिक अधिकार के बारे में और आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। सर्वप्रथम किस भारतीय ने डिमांड की थी मौलिक अधिकार की, कि भारत में मौलिक अधिकार होना चाहिए? उस भारतीय का नाम है एनी बेसेंट। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? एनी बेसेंट ने। कब की थी? 1925 ईस्वी में। मौलिक अधिकार की डिमांड की थी 1925 ईस्वी में। वाई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। आपको पता होना चाहिए सर्वप्रथम किस भारतीय ने मौलिक अधिकार की ब्रिटिश सरकार से मांग की थी? 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट ने की थी। अब एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा और पता होना चाहिए। क्वेश्चन एक और आता है अधिकतर कंपटीशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर यही बनता है एनी बेसेंट। आप नोट डाउन कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। जी दोस्तों, मैंने आपको बताया भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को भारतीयों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में उपहार के रूप में हमारे लिए पे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसे ना तो सरकार छीन सकती ना ही पब्लिक छीन सकती, यानी कि हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। लेकिन हमारे अधिकारों को फिर भी हमारा राष्ट्रपति के लिए शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति हमारे अधिकारों को छीन सकता है, यानी कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। लेकिन किस कंडीशन में? जब कोई बाह्य आक्रमण हो रहा है भारत पर, हमारे देश में, यानी कि युद्ध हो रहा है, यानी कि आपातकाल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उस समय राष्ट्रपति को ये अधिकार है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, जब तक ये स्थिति से ना निपट पाएँ,
तब तक राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को, कुछ मौलिक अधिकार हमारे निलंबित कर सकता है, यानी कि ये नियम है राष्ट्रपति के लिए। क्वेश्चन बहुत बनता है, हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है, या हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय को प्राप्त है, या सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, या प्रधानमंत्री को प्राप्त है, या राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो आंसर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? कुछ समय के लिए राष्ट्रपति कर सकता है। कब कर सकता है? कोई विपरीत परिस्थिति के दरम्यान, यानी कि विपरीत परिस्थिति के दौरान, युद्ध के समय या आपातकाल के समय राष्ट्रपति हमारे अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अदरवाइज कोई भी निलंबित नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है। दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकार वो मौलिक अधिकार हैं जिसके बिना अगर हमारे ये मौलिक अधिकार ना हो, हमारा जीवन एक प्रकार से नरक हो जाएगा, जेल के समान हो जाएगा। जिस प्रकार से एक जेली का नरक हो जाएगा, जेल में जो व्यक्ति होता है उसे अधिकतर अधिकार उसके छीन लिए जाते हैं, इसी प्रकार से अगर हमारे अधिकार को छीन लिया जाए तो हमारा जीवन नरक हो जाएगा, जेल के समान हो जाएगा। तो हमारे अधिकार को कौन हनन कर सकता है, कौन छीन सकता है, कुछ समय के लिए कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की डिमांड ब्रिटिश सरकार से किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए सर्वप्रथम किस भारतीय ने मौलिक अधिकार की लिखित में मांग की थी? दोस्तों, किस भारतीय ने मौलिक अधिकार की ब्रिटिश सरकार से लिखित में मांग की थी? वो थे मोतीलाल नेहरू जी। कब की थी? 1928 में की थी, यानी 1928 ईस्वी में की थी। किसके द्वारा की थी? किस प्रस्ताव के द्वारा की थी? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से दोस्तों डिमांड की थी लिखित में मौलिक अधिकार की। और किसमें लिखित में मांग की थी दोस्तों? ये था आपका नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार से लिखित में मांग की थी। एक क्वेश्चन आता था, प्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार से लिखित में मौलिक अधिकार की मांग की थी, यानी कि डिमांड की थी? वो थे मोतीलाल नेहरू। कब की थी? 1928 ईस्वी में की थी। किसके द्वारा की थी? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की थी। दोस्तों, सर्वप्रथम किस भारतीय ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी? वो लिखित नहीं आए, केवल डिमांड कहा। तो एनी बेसेंट लिखित में मांग किसने कहा, पूछी? लिखित में मांग किसने मांगी थी, की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार जो शब्द है, हमारा अधिकार शब्द फ्रांसीसी भाषा में इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे अधिकार को फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी भाषा में क्या कहा जाता है? देखूं कैसे दिखाई दे रहा है उधर तक कि नहीं? ओके, फ्रांसीसी भाषा में क्या कहा जाता है? हमारे अधिकार को, आप खुद नोट डाउन कर लेना, अधिकार को फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा का यूज कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा का यूज कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अब क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में देखने को मिलता है, मैग्ना कार्टा संबंधित भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आंसर विल बी अधिकार वाले भाग को कहा जाता है। अधिकार वाला भाग कौन सा भाग है? भाग 3। क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3। नोट डाउन कर लेना, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार। किस भाषा में? फ्रांसीसी भाषा में। मैग्ना कार्टा का यूज सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों, और अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, कोई विपरीत परिस्थिति के दौरान। अधिकार के बारे में और क्वेश्चन आता है जो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, अधिकार का रक्षक कौन है? हमारे मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? दोस्तों, तो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षक कौन है? ऑप्शन आएगा राष्ट्रपति या न्यायाधीश या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, इस प्रकार से आएगा। प्रधानमंत्री या राज्यपाल, इस प्रकार से आ सकता है। आंसर विल बी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो हमारे मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कहा जाता है। यानी कि हमारे अगर मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है, शोषण कर रहा है, हमारे अधिकारों को छीन रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे, वो हमारी सहायता करेगा, हमारी रक्षा करेगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकार को रक्षक, मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? यानी कि मौलिक अधिकार की रक्षा करने वाला किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट मेन पॉइंट पे आते हैं, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। इन इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट,
मूलाधिकार या मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35, 12 to 35। अब आर्टिकल 12 में आप देखेंगे 12 यानी कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत किसके बारे में वर्णन किया गया है? आर्टिकल 12 में कहा गया है राज्यों की परिभाषा। आर्टिकल 12 में राज्यों की परिभाषा है। इसके अंतर्गत मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट क्या आता है? आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्यों की परिभाषाएं हैं और कहा गया है राज्य कोई ऐसा नियम या कानून या विधेयक पेश नहीं करेगी, कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकारों के विपरीत हो, यानी कि अंटी हो, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, उससे ऐसा नियम कानून कोई राज्य पारित नहीं करेगी। दोस्तों आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है? राज्य सरकार, आप नोट डाउन कर लेना, राज्य सरकार कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगी जो हमारे अधिकारों के विरुद्ध हो, जो हमारे अधिकारों का शोषण कर रहा हो। दोस्तों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यों की परिभाषा दी हुई है आर्टिकल 12 में, और राज्य सरकार कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल 13 में क्या कहा गया? अल्पीकरण। बहुत शब्द आता है, अल्पीकरण शब्द किस आर्टिकल में देखने को मिलता है अधिकतर? तो आर्टिकल 13 यानी कि आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण के बारे में। व्हाट इज अल्पीकरण? अल्पीकरण क्या है आप समझिए। अल्पीकरण के तहत आर्टिकल 13 में यह भी दे रखा है, अगर कोई नियम पहले से, कोई ऐसा नियम जो पहले से लागू है या वर्तमान में बना दिया गया है लेकिन जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, यानी कि अंटी है, उनका शोषण कर रहा है, उनका हनन कर रहा है वो नियम, तो उस नियम को हम रद्द कर सकते हैं, यानी कि निरस्त कर सकते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि उसे जीरो कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? अगर कोई नियम पहले से चला आ रहा है लेकिन आज के टाइम में हमें लग रहा है ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, शोषण कर रहा है, यानी कि उनके विरुद्ध है, तो हम उसे निरस्त कर सकते हैं आर्टिकल 13 के तहत, यानी कि हम उसे जीरो कर सकते हैं, यानी कि हम उसे अल्पीकरण कर सकते हैं, अल्प कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम का अभी जल्दी का एग्जाम्पल है ट्रिपल तलाक। दोस्तों ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक, मुस्लिम समुदाय में अधिकतर ये सब देखने को मिलता है, तलाक यानी कि ट्रिपल तलाक। मुस्लिम समुदाय का एक पर्सनल लॉ कानून है। पर्सनल लॉ कानून के अंतर्गत बहुत सारे मुस्लिम समुदाय लोगों के कानून है जो 1937 में बनकर तैयार हुआ था। मुस्लिम समुदाय का एक कानून था पर्सनल लॉ, उसके अंतर्गत बहुत सारे नियम कानून हैं, मुस्लिम समुदाय लोगों के लिए हैं, मुस्लिम लोगों के लिए हैं, जैसे कि शरिया का कानून है, ट्रिपल तलाक का कानून है। ये नियम सब वगैरह किस में है? पर्सनल लॉ में। जी दोस्तों किस में है? पर्सनल लॉ, PERSONAL, पर्सनल LAW लॉ। पर्सनल लॉ के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के नियम कानून आते हैं। इसमें से एक शरिया का भी कानून है और अपना ट्रिपल तलाक का कानून है। ट्रिपल तलाक को किस अनुच्छेद के द्वारा अल्पीकृत किया गया, यानी कि नष्ट किया गया? आर्टिकल 13 के द्वारा किया गया, क्योंकि आर्टिकल 13 में कहा गया है अगर कोई नियम पहले से चला आ रहा है या कोई नियम राज्य सरकारों ने अभी बना दिया है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, अंटी है, यानी कि शोषण कर रहा है उसका, तो हम उसे निरस्त कर सकते हैं, यानी कि अल्पीकरण कर सकते हैं, यानी कि जीरो कर सकते हैं उसे। तो इसी आर्टिकल 13 के तहत ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक शब्द को बंद कर दिया गया। जो तलाक वाला नियम था मुस्लिम समुदाय में उसे बंद कर दिया गया, जिसके द्वारा बहुत सारी महिलाओं का शोषण हो रहा था, यानी कि 3 बार तलाक। कोई मुल्ला जी ने मुल्लानी से बोल दिया तलाक तलाक तलाक, थोड़ी बहुत झगड़ा हुआ तलाक तलाक तलाक, तो जिंदगी बर्बाद उनकी, कुछ भी करें। जो सपने उनके थे बड़े बड़े वो सब धरे के धरे रह गए, यानी कि महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा था बहुत बुरी तरीके से, यानी कि उनके अधिकारों, उनके जीने का अधिकार छीन रहा था। एक तीन शब्द ही महिलाओं के अधिकारों को एक प्रकार से बिल्कुल नरक में डाल दे रहा था। 3 शब्द तलाक 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 बोलने से ही उनका जीवन बिल्कुल ख़राब हो जाता था एक प्रकार से। तो महिलाओं के लिए एक प्रकार से ये बहुत अच्छा साबित हुआ, ट्रिपल तलाक बंद कर दिया गया, इसी जल्दी में ही किया गया ट्रिपल तलाक को बंद। आपको पता होना चाहिए, तो कोई ऐसा नियम कानून जो पहले से चला आ रहा है या प्रेजेंट टाइम में है, जो जनता के विरुद्ध है, यानी कि मौलिक अधिकारों को विरुद्ध है, शोषण कर रहा है, उसको हम अल्पीकरण कर सकते हैं, यानी कि निरस्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया ट्रिपल तलाक का, आर्टिकल 13 के तहत उसे अल्पीकरण कर दिया। आज के टाइम में ट्रिपल तलाक इलीगल है, यानी कि अवैध है, यानी कि अवैधानिक है। अगर कोई ट्रिपल तलाक का यूज करता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसकी सजा हो सकती है, यानी कि लीगल कार्रवाई के तहत उसके लिए सजा हो सकती है, पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है, उससे जुर्माना वगैरह हो सकता है। दोस्तों फिलहाल ट्रिपल तलाक बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों मेन पॉइंट है हम आते हैं 12 हमने देख लिया। राज्य सरकार कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, शोषण कर रहा हो। अगर बना दिया है तो अल्पीकरण कर देगा, आर्टिकल 13। कोई नियम ऐसा कानून बना दिया राज्य सरकार ने या पहले से चला आ रहा है
तो उसे आर्टिकल 13 के तहत उसे नष्ट किया जाएगा, यानी कि अल्पीकृत किया जाएगा, यानी कि शून्य कर दिया जाएगा, जैसे कि ट्रिपल तलाक कर दिया गया दोस्तों। ओके, नेक्स्ट दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा समता तथा समानता का अधिकार। पहला नंबर का हमारा राइट आता है जो 12 से 35 तक है। मेन अधिकार आता है हमारा समता का अधिकार या समानता का अधिकार इसे बोलते हैं, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 से 18 तक जो हमारा राइट टू इक्वल टू है, यानी कि समानता का अधिकार, यानी कि बैलेंस, सभी समान है, समानता का अधिकार। अब उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं? समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है, 14 to 18 तक है। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की दृष्टि से भारत के सभी लोग समान हैं, बैलेंस, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे वो निम्न जाति का हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, कानून के अनुसार यानी कि विधि के अनुसार सभी लोग समान हैं यहाँ पर। यानी कोई व्यक्ति, एक छोटी जाति का व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है और वही क्राइम कोई बहुत बड़ा एक्टर, अभिनेता या अभिनेत्री वगैरह कर देता है, तो जो उस नियम के तहत जो सज़ा है वही सज़ा उस छोटे व्यक्ति को मिलेगी और वही सज़ा जो अभिनेता वगैरह हुआ उसको मिलेगी। ये नहीं कि अभिनेता की सज़ा कम हो जाए, वो बहुत बड़ा व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि कानून के समान, यानी कि विधि के समान समानता, यानी कि विधि के समाज कानून सबके लिए समान है। इसका मीन्स है कानून सभी के लिए समान है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है दोस्तों, ये नियम फॉलो किनके लिए नहीं होता? हमारे भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के लिए फॉलो नहीं होता। आर्टिकल 14 भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए फॉलो नहीं होता। चाहे राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी का मर्डर क्यों ना कर दें, लेकिन उनके लिए कोई सज़ा नहीं हो सकती, उनके लिए फॉलो नहीं होता। लेकिन सज़ा हो सकती है कब? जब वह अपना त्यागपत्र दे दें तो उनके लिए सज़ा हो सकती है, लेकिन जब तक वो पद पर हैं तो उनके लिए कोई भी सज़ा नहीं हो सकती, चाहे किसी का मर्डर करे, चाहे कुछ भी कर दे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अपवाद है ये। वैसे ये सभी के लिए समान है। विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के अनुसार समानता, सभी को समान माना गया है आर्टिकल 14 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध, यानी कि प्रतिबंध यानी कि बैन, यानी कि मना है दोस्तों। जाति के आधार पर कोई भेदभाव कर रहा है, विभेद का मीन्स है भेदभाव कर रहा है। जाति के आधार पर, अनुसूचित जाति के आधार पर या उच्च जाति के आधार पर कोई व्यक्ति भेदभाव कर रहा है जाति के आधार पर, तो ये प्रतिबंध है, यानी कि ये चीज़ अब बंद कर दिया गया है। प्राचीन काल में अपने यहाँ पर बहुत भेदभाव हुआ करता था जाति के आधार पर, लेकिन आज के टाइम में जाति के आधार पर कोई भेदभाव किसी से कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। कब? जब वह कोर्ट में जाकर स्पष्ट क्लियर कर दे कि इसने भेदभाव किया है तब। दोस्तों वैसे आज के टाइम में भी हमारे समाज में बहुत भेदभाव है, लेकिन नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर भेदभाव व्यक्ति नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लिंग यानी कि मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेस्टर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन आज के टाइम में लिंग के आधार पर दोस्तों बहुत भेदभाव देखने को मिलता है। अधिकतर ग्रामीण समाजों में जो पुरुष होते हैं उनके लिए उच्च स्थान दिया जाता है, उच्च माना जाता है, उच्च दर्जा दिया जाता है, और महिलाओं के लिए बहुत ना के बराबर माना जाता है दोस्तों। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार पर भेदभाव मना है, प्रतिबंध है। नस्ल या मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं, मना है। जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति का जन्म किसी गलत यानी कि अनएजुकेटेड एरिया में हुआ है, जहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, उससे आप भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते दोस्तों, ये मना है। तो आर्टिकल 15 कहता है जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप, धर्म के आधार पर भेदभाव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, आप नस्ल या मूल वंश के स्थान पर या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये बैन लगाता है आर्टिकल 15 ये भेदभाव को। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन को बस आपको समझना है, बस और कुछ नहीं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की यानी कि अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी, समानता। लोक नियोजन यानी कि नौकरियों में समानता। भारत में नौकरियों में जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह फॉर्म अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें सभी के लिए समानता का अधिकार है। सभी के लिए समानता को नियम लागू किया गया है, नौकरियों में सभी के लिए समानता। लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या है दोस्तों? यहाँ पर अपवाद क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता में लोक नियोजन यानी कि नौकरियों में समानता। लोक नियोजन यानी कि नौकरियों में समानता, नौकरियों में समानता, नौकरियों में समानता।
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि नौकरियों में समानता, नौकरियों के साथ में भेदभाव किसी के साथ में नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है दोस्तों, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यानी कि SC एवं ST के लोग हैं, उनके लिए नौकरियों में अलग से रिजर्वेशन दिया गया, यानी कि अलग से आरक्षण दिया। क्यों दिया गया? क्योंकि वो भी जो उच्च जाति वाले लोग हैं उनके बैलेंस में आ जाएं, वो भी बराबरी करें। यानी कि बहुत सारे फार्म ऐसे होते हैं, अधिकतर उनकी फीस ना के बराबर या तो जाती है उसमें अप्लाई करते समय, या उसमें बिल्कुल नहीं जाती है। उच्च वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी फीस पूरी जाती है। ऐसे ही जो कट ऑफ वगैरह होती है, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, SC ST के कम होता है, जो उच्च जाति है OBC जनरल के उसके हाई होता है, यानी कि ये रिजर्वेशन है। तो इसमें अपवाद ये है, नौकरियों में समानता है लेकिन रिजर्वेशन भी है इसके लिए। किन के लिए? SC तथा ST, यानी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, जिससे कि वो भी उच्च जातियों के समान, सामान्य वर्ग के समान आ जाए। जब वो उस बैलेंस पे, एक बैलेंस पे आ जाएंगे, जो उच्च जाति के लोग ये हैं वो SC जाति या ST जाति के इतने नीचे पे हैं, जिससे कि वो भी इस बैलेंस में दोस्तों आ जाएं, यहाँ तक आ जाएं। जब ये बैलेंस में आ जाएंगे आपस में, तो ये आरक्षण रिजर्वेशन बंद कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि नौकरियों में समानता, सभी के लिए समानता है दोस्तों, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन यहाँ आरक्षण किन के लिए है? नौकरियों में रिजर्वेशन किन के लिए? अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत। अस्पृश्यता का मीन्स होता है छुआछूत का अंत, यानी कि भेदभाव का अंत। भेदभाव आप नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते। प्राचीन काल में बहुत भेदभाव था। राजा राम मोहन राय के समय में उन्होंने भेदभाव जो बंद कराया था। डिटेल वाइज हिस्ट्री में पढ़ेंगे यहाँ आप सती प्रथा वगैरह के बारे में ठीक से। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मीन्स होता है छुआछूत, यानी कि भेदभाव करना। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो आप, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो आप, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो आप, मूल वंश के स्थान पर, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो आप लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये नियम बन चुका है आर्टिकल 17 में दिया हुआ अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी से भेदभाव कर रहा है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसको सजा मिल सकती है या पनिशमेंट कुछ भी मिल सकता है दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत देखने को मिलता है अधिकतर क्वेश्चन में। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के तहत आता है? अस्पृश्यता का अंत दोस्तों 17 आर्टिकल के तहत आता है। और इंपॉर्टेंट ये भी, विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 14। फिलहाल आपको सभी याद होना चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के तहत आता है? ओके, तो भाग आज कंप्लीट हो गया आपका तीसरा। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। भाग 1 में क्या कहा गया है? भाग 1 के अंतर्गत 3 आर्टिकल्स आते हैं, 4 आर्टिकल्स आते हैं, 1 से 4 आर्टिकल तक भाग 1 में है। भाग 1 में पहला आर्टिकल्स कहता है इंडिया, यानी कि भारत। इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण या विदेशी राज्यों का विलय, जैसे कि सिक्किम का विलय किया गया था भारत में 1975 में। आप पिछली की वीडियो अवश्य देखेगा, जिन्होंने नहीं देखी हो अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है जो नए राज्यों का निर्माण हुआ है, नए राज्यों का विलय हुआ है, उनमें तोड़फोड़ कर दो, यानी कि उनकी सीमा में परिवर्तन कर दो, यानी कि उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर दो। ओके, आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? जो 2 एवं 3 आर्टिकल में विधियाँ दी गई हुई हैं वो आर्टिकल 4 में दी गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट भाग 2 स्टार्ट होता है। भाग 2 है 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 तक भाग 2, यानी कि भाग 2 नागरिकता के बारे में है। आपको नागरिकता के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से नागरिकता ली गई। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 5 से 11 तक आपको इतना याद करना है। वैसे डिटेल वाइज बहुत कुछ है इसमें, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं फंसता। बस भाग 2 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 3 हमारा। आर्टिकल 3 के अंतर्गत हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं, 12 से 35 तक है, जिसमें से पहला राइट हमने आपको बता दिया, समता एवं समानता का अधिकार के अंतर्गत जो 4 राइट आते हैं वो हमने आपको बता दिए दोस्तों। वो कौन कौन से अधिकार थे आपके? विधि के समक्ष समानता, 15 जाति धर्म लिंग तथा नस्ल मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर समान विभेद यानी कि प्रतिबंध है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया दोस्तों। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 12 परिभाषा देता है राज्यों की। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया? आर्टिकल 12 मेन पॉइंट ये दिया गया, राज्य कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, यानी कि शोषण कर रहा हो या हनन कर रहा हो दोस्तों। अगर कोई बना दिया है तो आर्टिकल 14 कहता है साले को नष्ट कर दो उसे। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? 13 कहता है उसे नष्ट कर दो, यानी कि उसे अल्पीकृत कर दो, उसे जीरो कर दो दोस्तों, जैसे कि ट्रिपल तलाक। तो आर्टिकल 14 ये कहता है, 13 ये कहता है
यदि कोई नियम पहले से चला आ रहा है, भाई साहब 1937 ईस्वी में ट्रिपल तलाक बनकर तैयार हो गया था, यानी कि पर्सनल लॉ कानून के अंतर्गत जो ट्रिपल तलाक आता है 1937 में बनकर तैयार हो गया था, 1937, तब से अब तक चला आ रहा था ये, लेकिन आज के टाइम में इसे निरस्त कर दिया गया क्योंकि ये मूल अधिकारों के विरुद्ध था दोस्तों, इसीलिए। तो आर्टिकल 13 कहता है कोई नियम कानून पहले से चला आ रहा है जो आज के टाइम में हमें लग रहा है कि ये गलत है, ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, छीन रहा है हमारे मौलिक अधिकारों को, तो उसे निरस्त कर दो, उसे जीरो कर दो, उसे अल्पीकरण कर दो। आर्टिकल 13 कहता है इसके तहत ट्रिपल तलाक को अभी जल्द में निरस्त किया गया है दोस्तों। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई हो। नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट आर्टिकल्स पे, स्वतंत्रता का अधिकार पे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए उसके बारे में डिटेल से, और जिन्होंने पिछले की वीडियो ना देखी हो वो ज़रूर देखें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।